हेलो व्हाट्सअप फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हम पूरी चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई होप आप लोगों को इसके बाद क्लैरिटी मिल जाए कि आप लोगों को इन्वेस्ट करना है या नहीं। एंड इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए। तो चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में समझने से पहले हम लोग लेंसकार्ट का बिजनेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक बार समझ लेता है एंड ये समझ लेते हैं कि एंकरिंग बायस क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस एक साइकोलॉजिकल बायस है। अगर आप लोग गूगल करके देखेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन ऐसी मिलेगी: व्हेन पीपल रिलाई टू हेवीली ऑन द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज द एंकर they receive while making a decision, even if that information is irrelevant or outdated। तो इसका मतलब ये होता है कि एंकरिंग बायस एक वो बायस है जो लोग डिसीजन लेने से पहले अपना सिर्फ जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है उस पे अपना पूरा डिसीजन ले लेते हैं। खुद की तरफ से रिसर्च करने की या जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल डेटा है उस पे वो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो दैट इज एंकरिंग बायस। अब जिस अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो लेंसकार्ट का बिजनेस है वो क्या है। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा, लेंसकार्ट आईवेयर इंडस्ट्री में डील करता है। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, रिटेल, इन सब चीज़ों में डील करता है। एंड जो लेंसकार्ट है उसने काफ़ी फॉरेन के बिजनेसेस में भी इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से पैसे निकाले हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किए हैं एंड अब वो फाइनली एक आईपीओ लेकर आ रहा है। तो दोस्तों अब बात यह है कि जितने लोगों को स्पेक्टिकल्स है, जितने लोग ग्लासेस यूज करते हैं या लेंसेज यूज करते हैं, सब लोग तो लेंसकार्ट जाके परचेस करते नहीं हैं। काफ़ी लोग लोकल शॉप्स भी जाते हैं, काफ़ी लोग टाइटन आई प्लस के पास जाते हैं, काफ़ी लोग और दूसरी जगह पे जाते हैं एंड सब लोग अपने अपने तरफ से अपनी अपनी जगह पे सेटिस्फाई होते हैं। इवन आई हैड नेवर यूज लेंसकार्ट, बट हाँ, मैंने लेंसकार्ट के शॉप्स में विजिट ज़रूर किया है एंड मेरे फैमिली में काफ़ी लोगों के ग्लासेस है एंड मैं मेरे को जहाँ तक पता है उनमें से किसी ने भी लेंसकार्ट से परचेज़ किया ही नहीं है। काफ़ी लोगों ने जो है लोकल शॉप से जाके परचेज़ किया है। 400-500 रुपए में भी उनको काफ़ी अच्छे ग्लासेस मिले हैं। रिसेंटली इवन मेरे कज़न ने रिसेंटली जयपुर में ही, जयपुर सिटी में बहुत अच्छी जगह से लोकल शॉप से ही परचेज़ किया है। 400 टू 500 की रेंज में उसको ब्लू लेंसेस मिल गए एंड ग्लासेस भी उसके काफ़ी शानदार थे। इवन जो मेरी मॉम है एंड मेरी सिस्टर है, वो लोग भी मोस्टली लोकल शॉप से ही परचेज़ करते हैं एंड उन लोगों को भी अच्छे से ग्लासेस यूज़ काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। एंड इवन जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ग्लासेस है, उनका भी सेम ही है। लेंसकार्ट से परचेज़ करने वाले लोग बहुत कम हैं। दो एक टाइम पे लेंसकार्ट जब न्यू आया था तब काफ़ी लोग उसके पीछे जाते थे, इवन मेरे फ्रेंड्स भी। बट अभी जहाँ तक मेरे सराउंडिंग्स में है, लेंसकार्ट का क्रेज़ थोड़ा कम हो चुका है। अब व्हेन आई वाज़ इन मुंबई, मैंने लेंसकार्ट में 2-3 शॉप में विज़िट किया था एंड नॉट फॉर जस्ट शॉपिंग, बट ऐसे ही विज़िट किया था ग्लासेस देखने के लिए क्योंकि मेरे को ग्लासेस का काफ़ी शौक है। तो मेरे को वहाँ पे फुटफॉल टाइटन आई प्लस से ज़्यादा दिखा। एक जगह थी नवी मुंबई में जहाँ पे लोकल शॉप भी थी, फास्ट ट्रैक की भी थी, टाइटन आई प्लस भी एंड दिस लेंसकार्ट भी। अब सारी शॉप्स बहुत पास-पास में थी, बस 1-2 शॉप छोड़ के या रोड क्रॉस करके ही सारी शॉप्स थी एंड मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा जो लोग थे, सबसे ज़्यादा जो क्राउड था, वो लेंसकार्ट की शॉप में था एंड टाइटन आई प्लस में उससे कम एंड बाकी जगह पे 1-2 लोग होंगे, बाकी और भी कम। बट ग्लासेस मेरे को लोकल शॉप में भी अच्छे दिखे, टाइटन आई प्लस में भी अच्छे दिखे, लेंसकार्ट में भी ठीक थे, बट जो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लेंसकार्ट का लोगों को काफ़ी क्रेज़ है एंड जो सर्विसेज़ मैंने वहाँ पे नोटिस की, वो मेरे को टाइटन आई प्लस में एंड एक लोकल शॉप में ज़्यादा बेटर दिखी बजाय लेंसकार्ट के। फिर वहीं पे एक और मॉल है जहाँ पे मैंने लेंसकार्ट में विज़िट किया एंड वहाँ पे लेंसकार्ट में जो फुटफॉल था, क्राउड था, वो काफ़ी कम था एंड जो टाइटन आई प्लस में था, वो भी अराउंड उसी के अराउंड था, इतना ज़्यादा नहीं था।
तो बट जो ग्लासेस थे वो मेरे को दोनों जगह काफ़ी अच्छे दिखे। जो टाइटन आई प्लस है वो भी काफ़ी फॉरेन के ब्रांड्स में इन्वेस्ट करके यहाँ पे सेल करता है। जैसे टेड बेकर हो गया, उसके ग्लासेस काफ़ी कॉस्टली बट काफ़ी अच्छे आते हैं। अब हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और वन बाय वन पूरे डीआरएचपी को, न्यूज़ को एंड जो भी डेटा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने स्क्रिप्ट कुछ लिखी नहीं है, तो अगर आपको लगे बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप लोग स्पीड बढ़ा के जल्दी-जल्दी देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि इस आईपीओ का क्या है, क्योंकि मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का है एजुकेशन एंड आपको बताना कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। पेज नंबर 3 एंड 4 में आपको इनकी मटेरियल सब्सिडरीज मिल जाएंगी, जिसमें आपको यहाँ पे काफ़ी सारे नेम मिलेंगे एंड मेन इसमें नेम ओन डेज का आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे हमारे काम आने वाला है। एंड मैंने ओन डेज की वेबसाइट भी ओपन करके देखी एंड उसके क्लासेस भी काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। तो हाँ, इन लोगों ने कह सकते हैं कि सब्सिडरीज काफ़ी अच्छी-अच्छी बना रखी है या इन्वेस्टमेंट, मर्जर्स, एक्विजिशंस काफ़ी अच्छे कर रखे हैं। बिज़नेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आजकल जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज़ हो गई है, काफ़ी ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप्स में लगी रहती है। इवन जो ऑफ़िस वर्कर्स हैं, वो दिन भर मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप्स में लगे रहते हैं या सिस्टम पे रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को देर आर चांसेस कि उन लोगों को स्पेक्टेकल्स लगने के ज़्यादा चांसेस हो एंड इन लोगों का बिज़नेस भी बढ़े। दो सारा मार्केट शेयर तो ये लोग लेके नहीं बैठे हैं, मोनोपोली नहीं है, बट हाँ, देर आर गुड चांसेस कि इसका मार्केट बहुत आगे जाए। इवन स्टैटिस्टा की रिपोर्ट मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। सी जो आईवेयर का मार्केट है यहाँ पे है, इन 2025 द रेवेन्यू जनरेटेड इन द आईवेयर मार्केट ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 6.24 बिलियन यूएस डॉलर। दैट मीन्स काफ़ी अच्छा खासा मार्केट का एस्टिमेशन है एंड रियलिटी इसके थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, बट एस्टिमेशन काफ़ी अच्छा है। It is anticipated that the market will grow at an annual rate of 5.26%, representing a compounded annual growth between 2025 and 2029। बाकी यहाँ पे और भी सारी इंफॉर्मेशन है, बट मेन हमारे जो काम की है ये वो फर्स्ट लाइन ही है कि हाँ, जो मार्केट का एस्टिमेशन है 2025 का वो 6.24 बिलियन यूएस डॉलर है। अब देखिए इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है, वी हैव एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑन अ रीस्टेटेड बेसिस एज सेट आउट बिलो। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सब आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो 2023 में 37,880 मिलियन था, 2024 में 54,277 मिलियन, 2025 66,525 मिलियन। तो हाँ, यहाँ पे ग्रोथ हमको दिख रही है। यहाँ पे रीस्टेटेड प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है रीस्टेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो अगर आप देखेंगे 2023 में इट वाज लॉस, 2024 में थोड़े से प्रॉफिट में आए एंड 2025 में उसने काफ़ी अच्छा खासा जंप किया है। फॉर द ईयर अगर आप रीस्टेटेड प्रॉफिट और लॉस देखोगे तो वो आपको दिखेगा कि पहले 2 सालों में लॉसेस है एंड देन नेक्स्ट ईयर बहुत ही अच्छा खासा उसने जंप किया है, 2,973 मिलियंस। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते तो अगर आप तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो रेवेन्यू है जो इंडिया से है एंड जो इंटरनेशनल है वो रेवेन्यू कितना है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी अच्छे से जंप तो हुआ है। थोड़ा और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो मैं आपको मेन एक और चीज़ दिखानी है, तो हियर इट इज़। यहाँ पेज नंबर 66 पे इन लोगों ने नंबर ऑफ स्टोर्स दिए हैं। जो 2023 में अगर आप देखोगे कि एज एट द स्टार्ट
was 1508, देन जंप करके इट वाज 1959, 2025 में 2389. ओके, अब नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स ओपन, एंड दैट टू न्यू स्टोर्स ओपन इंक्लूड स्टोर्स एक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 pursuant to our acquisition of own days. तो आप देखोगे तो इट वाज 518, देन न्यू स्टोर्स जो 2024 में ओपन हुए वो डिक्लाइन होके हो गए 489, एंड देन और डिक्लाइन होकर 2025 में हो गए 445. अब जो न्यू स्टोर्स क्लोज हुए हैं वो आप देखोगे तो इट वाज 2023 में 67 स्टोर्स क्लोज हुए हैं. नेक्स्ट ईयर 59 स्टोर्स क्लोज हुए हैं, यहाँ डिक्लाइन हुआ है. लेकिन 2025 में जो स्टोर्स क्लोज हुए हैं वो अचानक से बढ़ गए. दैट वाज 111 स्टोर्स क्लोज हुए. तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी फिगर्स आए हैं कि एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितने स्टोर्स हैं इन लोगों के पास. अब इनका ये एक्सपेरिमेंट बोलो या गलत स्ट्रैटेजीज बोलो, तो आप लोग देख सकते हैं सारे फिगर्स आपके सामने हैं. यहीं पे आपको फ्रेंचाइजी मॉडल्स एंड फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी मिलेंगे कि जो इंडिया एंड इंटरनेशनल में हैं वो कितने हैं. तो आप देख सकते हैं इट इज 369, 359 एंड 310 फॉर फोफो मॉडल, कोफो मॉडल 11, 9 एंड 8. यहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ है. एंड जो इंटरनेशनल है वो 143, 152 एंड 158. तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ये आप देख सकते हैं. यहीं पे आप लोग देख सकते हैं कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, दैट मीन्स जो कंपनी का बिजनेस है उसके थ्रू उनका 2023 में 947 मिलियंस कैश फ्लो था फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. फिर वो अच्छे से बढ़ के 4873 मिलियंस हो गया. एंड देन 2025 में 12306. वहीं पे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है 2023 में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने किया था. देन नेक्स्ट ईयर इट इज़ इनफ्लो, एंड देन 2025 में अगेन इट्स एन आउटफ्लो. वैसे अभी तक देखने वाली बात यह है कि इनके जितने भी फिगर्स है, चाहे वो स्टोर्स में आप लोग देख लो या फाइनेंशियल्स में देख लो, आपको ये ज़रूर दिखेगा कि इनके यहाँ पे सिर्फ ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं. कुछ नॉर्मल चेंजेस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे. हर जगह ड्रास्टिक चेंजेस ही आपको मेनली देखने को मिलेंगे. अराउंड इन 2016 में इवन सर रतन टाटा ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था. एंड 2021 में उन्होंने बिल्कुल प्रॉफिट के साथ में इस कंपनी से एग्जिट किया था. फिलहाल आईपीओ का जो अपर बैंड है वो है 402. एंड अगर आप लोग इसका अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि 30 जुलाई से लेके जस्ट आईपीओ के पहले तक प्राइस वाज फ्लैट अराउंड 300, एंड देन उसने जंप किया डायरेक्ट 402 पे. ओके, 300 पे फ्लैट चल रहा है, उसके बाद 402 पे जंप किया. ओके, नॉर्मल सी चीज़ है कि आईपीओ से पहले प्राइसेस बढ़ जाती है. ग्रे मार्केट प्रीमियम को अगर आप देखोगे तो आज के दिन दैट मीन्स 30 अक्टूबर के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम इसकी डाउन गई है. लेकिन उसको आई विल नॉट से अ रेड फ्लैग प्योरली, क्योंकि अभी बाकी के 2 और आईपीओस हैं लाइन में एंड उनकी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम आज डाउन गई है. तो सिर्फ इस आईपीओ की, कहने का मतलब है सिर्फ इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो डाउन नहीं गई है, बाकी के आईपीओस की भी गई है. दो इस आईपीओ के बारे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा है एंड पॉजिटिव कम है. तो अब हमने जितना देखा है उसको एक बार एज अगेंस्ट डेटा से मैच करके देखते हैं. तो जो इन लोगों ने डेटा दिया है, जो इनका इशू साइज है वो है अराउंड 7,278 रुपीज़ क्रोर्स, जो कि जो एस्टिमेशन है आईवेयर मार्केट का स्टैटिस्टा का उससे काफ़ी ज़्यादा है. अब ये समझ नहीं आ रहा है कि जो मार्केट का एस्टिमेशन है, जो जितनी तो इंडस्ट्री नहीं है उससे तो बड़ा ये लोग आईपीओ लेकर आ रहे हैं, जो कि हाँ एक रेड फ्लैग है. ये तो ये ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करने वाला है, मे बी इसलिए
या फिर ये जो है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, एंड ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे लेकर आए हैं, एंड मार्केट में जो एंकरिंग बायस है, लोग 402 की प्राइस देख के इसको परचेज करेंगे, फोमो में परचेज करेंगे, एंड बाकी आईपीओस की तरह जब ये 70 to 80% तक गिर जाएगा तो दे विल क्राई। आप देखें तो जैसे अभी रिसेंटली टाटा कैपिटल का आईपीओ आया था, उसमें भी टाटा के नेम, जो टाटा की ब्रांडिंग है, उसकी वजह से अनलिस्टेड मार्केट में उसकी प्राइस 700 रुपीज के अराउंड चल रही थी, एंड इवन लोग उसको 1000 रुपीज पे भी परचेस करने को रेडी थे। उस आईपीओ को, मतलब उसको अनलिस्टेड मार्केट में आई वॉज चेकिंग अगेन एंड अगेन सिंस लास्ट 1 ईयर, एंड उसकी जो प्राइस थी वो बहुत अच्छे से बढ़ रही थी, बट जब उसका आईपीओ आया तो वो जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की उससे काफी कम ब्रांड पे आया, एंड उस कम ब्रांड पे आने के बाद में वो आईपीओ बहुत ही नियरली फ्लैट लिस्टिंग गेन्स दिए, मतलब उसने हार्डली कुछ गेन्स दिए होंगे। तो अगर आप इस आईपीओ को देखोगे तो हो सकता है ये लिस्टिंग गेन दे दे, बट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के लिए आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिटेबल बना के देगा, जब तक इनका बिजनेस मॉडल या फिर बिजनेस सरप्राइजेस ये लोग लेकर नहीं आ जाते हैं। कंपनी के अगेंस्ट में जितने इवन लिटिगेशन चल रहे हैं, कंपनी ने वो भी डीआरएचपी में दिए हैं, एंड यहाँ पे मैंने उसकी एक टेबल बना के रखी है, जो कि आप देख सकते हैं कि लिटिगेशन अगेंस्ट द कंपनी 21 केसेस हैं, एंड क्वांटिफाइबल अमाउंट है 1021.81 मिलियन। वहीं पे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज जो है उसके भी 2 केसेस हैं, एंड 329 रुपीज मिलियंस उसका अमाउंट है। इसी तरह से लिटिगेशन अगेंस्ट द सब्सिडरीज 15 केसेस है, लिटिगेशन अगेंस्ट द डायरेक्टर्स 9 केसेस है, लिटिगेशन अगेंस्ट द प्रमोटर्स 4 केसेस है, एंड जो सबका एग्रीगेट है वो अराउंड 2161 रुपीज मिलियंस है। जो कंपनी मेनली पैसे मांग रही है आईपीओ के थ्रू, वो मेनली मांग रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर न्यू कोको स्टोर्स, लीज रेंट और लाइसेंस पेमेंट्स फॉर कोको स्टोर्स, इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांड मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस, एंड जो अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस है वो अप टू 35% ऑफ ग्रॉस प्रोसीड्स इन लोगों ने रखा है। अब इनको जो अचानक से इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया फ्रॉम लॉस, उसके पीछे का रीज़न इन लोगों ने ये दिया है कि जो रीसेंट प्रॉफिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इट इज़ ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट वन टाइम अकाउंटिंग गेन फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑफ इट्स ओन डेज एक्विजिशन एंड स्ट्रॉन्ग कोर बिजनेस परफॉर्मेंस ड्रिवन बाय इट्स ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी। वरना इन एक्चुअल मतलब दैट इज जस्ट वन टाइम एंट्री, ये कोई सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। अब आप लोग रेटिंग एजेंसीज की अगर बात करेंगे तो इसकी रेटिंग स्टेबल एंड पॉजिटिव ही है। जैसे फिच की रेटिंग्स है BBB माइनस, मूडीज की रेटिंग एंड मॉर्निंग स्टार एंड S&P ग्लोबल रेटिंग्स, आप इन सभी की रेटिंग्स देख सकते हैं। ये इन लोगों ने पेज नंबर 91 पे दे रखा है कि जो भी इनकी रेटिंग्स है वो। अब जो पेज नंबर 98 एंड 99 है DRHP का, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो भी ऑफर फॉर, एक तो कंपनी ऑफर फॉर सेल है, मतलब सॉरी, एक तो जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल एंड न्यू फ्रेश इश्यूज दोनों का मिक्सचर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग, जो कितने शेयर होल्डर्स है वो कितने शेयर्स जो है वो सेल के लिए लेकर आ रहे हैं, एंड मैक्सिमम कितने शेयर्स हैं जो लेकर आ रहे हैं, लेकर आ सकते हैं। बट जो पीयूष बंसल है उन्होंने रिसेंटली, मतलब कुछ महीनों पहले ही बाकी सारे शेयर होल्डर्स से, मतलब कुछ शेयर होल्डर्स से एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 52 शेयर्स एक्वायर किए हैं, एंड उसके लिए लोन भी लिया था बैंक से। बट अब वो 52 की प्राइस पे जो एक्वायर किया था ना, अभी कुछ ही महीनों में, मतलब जुलाई में एक्वायर किया था, एंड इट्स नियरली अक्टूबर फिनिश हो चुका है, इट्स नवंबर नाउ। इतने से महीनों में उसकी प्राइस 402 पे लिस्ट होने जा, मतलब सॉरी 402 पर उसका प्राइस अपर हाई, सॉरी 402 इज द हायर बैंड ऑफ आईपीओ। तो आप सोच सकते हैं कि इतने से टाइम में इतना ज़्यादा प्रॉफिट होना, दैट इज रियल रेड फ्लैग। क्योंकि
अब अगर किसी को पता है आईपीओ आने वाला है एंड शेयर होल्डर्स उसको बहुत ही कम प्राइस में सेल करते, तो क्या ये पहले से इनका एग्रीमेंट ऐसा था कि आने वाले टाइम में 52 रुपीज़ में या फिर अराउंड इतने प्राइस बैंड में ही ये शेयर होल्डर्स पीयूष बंसल को या किसी और को सेल कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा और एग्रीमेंट था, ये इसका पता नहीं है। तो ऐसे कॉन्फिडेंस की बात ये है कि पीयूष बंसल अपने शेयर्स जो है वो सेल के लिए ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो हाँ, ये इसका प्लस पॉइंट है। बट सिर्फ उनके बेसिस पे कंपनी नहीं चलती है, दो ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो ही इज अ ब्रांड इमेज ऑफ दिस कंपनी, ही इज द ओनर, उन्होंने पूरा रिस्क लेके बिजनेस बनाया है एंड ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स अ प्रॉफिट। बट कोई ऐसी हाई वैल्यूएशन पे भी नहीं जो जो फंडामेंटली कोई प्रूव कर ही नहीं सकता है कि फंडामेंटली हाँ दैट दिस कंपनी डिजर्व्स दिस मच प्राइस। वैसे एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है इस आईपीओ में कि एसबीआई ने पूरे ₹100 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करने की बात कही है एंड वैसे मैं उसको एक रेड फ्लैग नहीं मानूंगी, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, अगर आप देखोगे तो उसमें आपको फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट करने वाले मिल जाएंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वाले भी मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको अगर किसी पर्टिकुलर बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाना है, तो उनमें इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स में मिल जाएंगे, जो एक रेगुलर बेसिस पे आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, वो भी म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी टाइप के होते हैं, जिसमें आपको हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड वेरी हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में मिलेंगे। तो हो सकता है जो म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट कर रहा हो वो वेरी हाई रिस्क वाला हो, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, दिस इज क्वाइट मीन्स क्वाइट नॉर्मल। ऐसे मैंने भी एक ये लिस्ट बनाई थी एंड इसको आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2025। इसमें अभी तक के जो भी सारे अपडेटेड म्यूचुअल फंड्स है उसमें से कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट है, जिसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको फॉरेन में इन्वेस्ट करने वाले भी मिल जाएंगे, बॉन्ड्स मतलब सेफ्टी वाले भी मिल जाएंगे, रिस्की वाले भी मिल जाएंगे, स्मॉल कैप वाले भी मिल जाएंगे। तो इफ यू वांट टू परचेज देन लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट करके आप लोग वहाँ पे भी इसकी डिटेल्स मुझसे ले सकते हैं। ये एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल है एंड आई कैन शेयर इट विद यू। तो इन शॉर्ट अगर इस आईपीओ के बारे में बात की जाए तो बिजनेस मॉडल इसका काफ़ी अच्छा है, पीयूष बंसल एग्जिट नहीं कर रहे हैं, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट इस कंपनी में बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स हैं, मतलब सॉरी, इस आईपीओ में काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स हैं, जिनकी वजह से लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स बहुत ही मतलब बहुत ही कम इसमें इंटरेस्टेड है एंड जो लिस्टिंग गेन्स वाले इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हैं अभी भी। बट अगर इसके लिस्टिंग गेन्स मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम जाती है, मार्जिन्स कम होते हैं, तो देयर आर चांसेस कि लोग इसको जितना पहले इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे अब उससे कम इन्वेस्ट करें एंड आईपीओ ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा एप्लीकेशंस को अलॉट होने के चांसेस हो। तो लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं, एंड अप्लाई करने वाले हैं तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन्स के लिए। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किया बिना मत जाना। Until next time, goodbye, take care, stay curious and happy investing.